नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अब तक 4 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। 5वें राउंड की गिनती इस समय चल रही है। कुल बताया जा रहा है कि 20 से 21 राउंड होने हैं। इस हिसाब से अब जो इस समय शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक एनडीए 290 सीटों पर आगे है, जिसमें से 237 सीटें बीजेपी ने अपने बलबूते बढ़त बनाई हुई है। अगर हम बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन 228 सीटों पर आगे है और इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने शतक लगा दिया है। अगर हम देखें 2014 या 2019, जो कांग्रेस का आंकड़ा था वो 50 से नीचे रह रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने शतक लगाया है। तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी की भी है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है। 31 सीटों पर उसने बढ़त बनाई हुई है। और अगर हम देखें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से बीजेपी को झटका दिया है, उससे स्पष्ट बहुमत पाने के लिए बीजेपी को इस समय संघर्ष करना पड़ रहा है। देखना होगा कि जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती है तो परिणाम क्या रहते हैं या रुझान किस ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम जो इस समय रुझानों की बात कर रहे हैं, 291 इस समय एनडीए हो गया है और 227 इस समय इंडिया गठबंधन हो गया है। आप सोचिए कि यदि इंडिया गठबंधन में फूट नहीं पड़ी होती, नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं छोड़ा होता, आरएलडी भी वहां पर बनी रहती और तमाम वो दल जो कि इंडिया गठबंधन को छोड़कर गए थे, ममता बनर्जी ने साथ चुनाव नहीं लड़ा था, अगर विपक्ष एकजुट हुआ होता तो यकीनन एनडीए को सत्ता से बाहर किया जा सकता था। ऐसा रुझानों का अगर हम देखें तो एक विश्लेषण किया जा सकता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो एनडीए बार बार नारा लगा रहा था कि अब की बार 400 पार, तो वो नारे की हवा निकल चुकी है, विपक्ष ने हवा निकाल दी है और जनता ने एक सबक दिया है कि आपको असल मुद्दों पर आना पड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताया था, उसने भी बीजेपी को बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से विपक्ष के आरोपों की काट के लिए कोई निचले स्तर पर काम नहीं किया जा रहा था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, बीजेपी के तमाम बड़े नेता हों, वो विपक्ष के आरोपों को गलत बता रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, विपक्ष पर पलटवार कर रहे थे, लेकिन निचले स्तर पर जो मैसेज विपक्ष ने दिया, उसकी काट के लिए बीजेपी ने और एनडीए ने कुछ नहीं किया। अगर हम देखें जो एनडीए का परफॉर्मेंस ये आज का है, इसमें अगर उड़ीसा ने योगदान नहीं दिया होता, उड़ीसा में जिस तरीके से बीजेपी की लहर चली है, अगर वो लहर नहीं चली होती तो बीजेपी के लिए 200 पार करना भी मुश्किल हो जाता। नारा तो 400 पार का दिया गया था। आज का जो ये अब तक का जो रुझान है उसके मुताबिक देखें तो बीजेपी के दो ही नेता, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, यही एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बढ़त लिए हुए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा से हेमा मालिनी बढ़त लिए हुए हैं और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर भी भारी बढ़त लिए हुए हैं। तो ये 4-5 नाम ऐसे हैं जो कि अच्छी बढ़त लेकर इस समय चल रहे हैं और इनका शानदार अंतर से जीत हासिल करना तय माना जा रहा है। कुछ चौंकाने वाले भी नाम हैं। अब कांग्रेस ने अंतिम समय में हरियाणा के गुरुग्राम में राज बब्बर को भेज दिया। उनके लिए नया क्षेत्र था, लेकिन वो वहाँ पर बढ़त लिए हुए हैं और सभी राजनीतिक प्रेक्षक भी हैरान हैं कि राज बब्बर का वो क्षेत्र ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो बढ़त लिए हुए हैं। तो साफ दिख रहा है कि हरियाणा में बीजेपी के प्रति नाराजगी थी। बीजेपी मात्र जब पिछले अगर हम चुनावों को देखें तो सभी सीटें जीतने वाली बीजेपी आज मात्र 2-3 सीटों पर आगे बढ़ रही है। तो दिख रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ पर माहौल बनता दिख रहा है। और हरियाणा में इस साल अभी अक्टूबर में चुनाव भी हैं। महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र को भी देखें तो वहाँ भी चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने तमाम तरह के प्रयोग किए थे। बीजेपी पर आरोप लगा कि उसने शिवसेना को तोड़ दिया, उसने एनसीपी को तोड़ दिया, लेकिन विपक्ष ने वहाँ पर जो एमवीए बनाया था, एमवीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और मुंबई की सीटों पर अगर हम एक बार नजर डालें तो एक चीज साफ हो रही है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही वहां पर असल में राज करती है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस मुंबई में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें गुजरात की, तो गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन पिछली 2 बार के मुकाबले प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। राजस्थान में बीजेपी को कड़ा मुकाबला दिया है कांग्रेस ने, और जिस तरीके से 25 की 25 सीटें 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीती थी, इस बार जो आंकड़ा है वो 13-12 के बीच में सिमटता दिख रहा है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को पूरे देश भर में
संघर्ष करना पड़ रहा है अपना पुराना प्रदर्शन बरकरार रखने में। अपना जो एक दावा था कि हमको यहाँ से इस बार ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, उस दावे को सही सिद्ध करने में तो देखना होगा कि अभी आगे क्या क्या जो रुझान है वो किस और आगे बढ़ते हैं। लेकिन दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में अभी बीजेपी के लिए तमिलनाडु से कोई बड़ी खबर नहीं है। केरल से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में यानी इन 2 सीटों पर आगे चल रही है। शशि थरूर पीछे चल रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। इस समय बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बिहार में बात करें तो बिहार में पिछली बार एनडीए ने एक सीट छोड़कर सभी सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 6-7 सीटें जो हैं वो विपक्ष के खाते में जाती दिख रही हैं। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कि बेगूसराय से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे वो पीछे चल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे अमेठी में स्मृति ईरानी हो, हमने जिक्र किया बेगूसराय से गिरिराज सिंह का, उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, ये लोग पीछे चल रहे हैं। और ये बीजेपी के लिए और बीजेपी की जो हम कहें कि नेतृत्व, बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो जिस तरीके से कई नेताओं को, अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार कर रहा था आगामी नेतृत्व के लिए, तो ये जब पीछे चल रहे हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है बीजेपी की रणनीति को लेकर भी। और अगर हम बात करें जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके अगर हम उनके गृह राज्य की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। चाहे मंडी से कंगना रनौत की बात हो, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर की बात हो, बाकी दोनों सीटों पर भी बीजेपी को बढ़त ली हुई है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में यानी कि उनकी अध्यक्षता में बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है जितना कि बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे 2019 में के चुनाव में, उस दौरान बीजेपी ने दिखाया था, या 2014 में जब राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे तब बीजेपी ने जो प्रदर्शन दिखाया था, वो नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और इस चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को बल मिला है, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, चाहे हम बात करें स्टॉलिन की, तो इन लोगों को जो बल मिला है उन्होंने दिखाया है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं कितने मजबूत हैं। विपक्ष के पास क्षेत्र में खासतौर पर क्षेत्रीय कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने इलाके में मजबूत हैं और अपने इलाके की मजबूती से वो दिल्ली को मजबूती दे सकते हैं, ऐसा अभी जो रुझान है वो स्पष्ट कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में बदलाव हो चुका है। अभी 2 दिन पहले जब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नतीजे आए थे तो दोनों में वही सरकार रिपीट हो गई, लेकिन आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में दोनों जगह सरकार बदलती दिख रही है। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ और जनसेना के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, वो सत्ता में वापस लौटते दिख रहे हैं। बात करें हम उड़ीसा की तो नवीन पटनायक का जो वहाँ पे कार्यकाल था, लगातार 5 बार से वो मुख्यमंत्री थे, वो कार्यकाल उनका समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है। उनका स्वास्थ्य इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था, हालांकि उनको भी अच्छे वोट प्रतिशत उनके पास भी अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर सरकार बना सकती है और बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि नवीन पटनायक का शासन समाप्त कर वहां पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाई। फिलहाल अगर हम देखें कुल मिलाकर अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है, हम आपको बता दें कि 289 पर एनडीए है और 231 पर इंडिया गठबंधन है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल ये अपडेट है, लेकिन हम आपको बता दें बार बार कि 5वें राउंड की गिनती चल रही है। 19, 20, 21 लगभग इतने राउंड होते हैं, तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा। 2 बजे के आसपास तक स्थिति और साफ होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।